हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी एपीएफओ में आने वाले एक पार्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के बारे में, जिसमें से हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को ख़त्म कर दिया था। हमने उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो भी पढ़ लिए थे। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर लॉ के बारे में, जिसमें से इंडस्ट्रियल रिलेशंस ख़त्म हो चुका है, लेबर लॉ बाकी रह गया। तो आज हम लेबर लॉ की बात करेंगे, श्रमिक विधि की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, कि लेबर लॉ का आखिर बैकग्राउंड क्या है, इतिहास में कैसे क्या था। तो श्रम का लंबा और पुराना इतिहास है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के नज़रिए से वर्तमान में जो श्रमिकों की दशाएं हैं वो पहले अनुश्रित थी। श्रम को वस्तु के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता था, इसी कारण श्रम का व्यापार किया जाता था और दास नामक प्रथा का जन्म हुआ था। हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, स्वामी और दास का कॉन्सेप्ट। तो श्रम जो था उस समय श्रम को एक व्यापार के नज़रिए से देखा जाता था, इसलिए वहाँ पे दास की व्यवस्था थी। इसलिए कोई जाता था, दास को खरीद के ले आता था और उसके ऊपर स्वामी होता था और उसके ऊपर जमींदार वर्ग होता था और उसके ऊपर राजा होता था। तो ये सारा इतिहास में आपने पढ़ा होगा। दासता और दास का इतिहास दुनिया के सभी हिस्सों में नजर आती है और दासों के शोषण की कहानियां किसी से छुपी नहीं हुई हैं। इसी कारण इस इतिहास के अध्ययन में एक अध्याय दास युग का भी था। जिस समय स्वामी दास का वो चलता था तो उस युग को ही दास युग के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन काल में जब औद्योगिक क्रांति के पूर्व लेसेस फेयर थ्योरी लागू थी, जिसका आधार संविदा की स्वतंत्रता थी, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पूंजीपति नियोजक श्रमिकों से व्यक्तिगत संपर्क और संविदा करता था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता था। पूंजीपति या जो भी एम्प्लॉयर होता था वो एम्प्लॉयर क्या करता था, श्रमिकों के पास जाता था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता था। जो वर्कर होते थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था और ऐसे में वह समान कार्य के लिए समान मजदूरी के नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था। मतलब ये नहीं था जैसे आज की डेट में है कि वो जितना कार्य कर रहा है, यानी कि अगर उसका कार्य कैसा भी है, वो समान कार्य कर रहा है तो उसको जो है समान मजदूरी भी दी जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ये आया है औद्योगिक क्रांति के बाद में। तो ये हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति से पहले की। तो समान कार्य के लिए समान मजदूरी के नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था। इस तरह मनमानीपन की प्रथा प्रचलित थी। मजदूरी का मूल्य नियोजक के विवेकाधिकार पर थी। इसके नाते मजदूरों की मजदूरी में बड़ी विषमता भी थी। अपने असंतोष को श्रमिक अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति और व्यवस्था के कारण प्रकट करने में असमर्थ थे। कोई भी गारंटी नहीं थी, चाहे वह बात मजदूर के कार्य की समय की हो या अन्य सामाजिक आर्थिक स्थिति या सद्व्यवहार की हो। तो सरकार के स्तर पर नियोजक व श्रमिकों के बीच व्यवहार में कोई हस्तक्षेप भी नहीं था। हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पढ़ा था कि उस समय पे सरकार जो है इंटरफेयर नहीं करती थी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो भी डिस्प्यूट होता था उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती थी और कॉन्ट्रैक्ट वैयक्तिक होने के नाते उसे कभी भी तोड़ा जा सकता था। लेकिन समय के बदलाव के साथ श्रमिकों को इस स्थिति से उभारने और उनकी दशा में सुधार लाने का प्रयास किया गया। इस सुधार के क्रम में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रकट हुई, जिसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, जिसको हम पॉलिटी में डीपीएसपी के नाम से पढ़ते हैं। ये एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है। तो सरकार का हस्तक्षेप भी बढ़ा, मतलब कि उसमें जो है गवर्नमेंट भी अब हस्तक्षेप कर सकती थी। तो सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार में हुई वृद्धि ने श्रमिक शोषण को कम करने का प्रयास किया। शिक्षित श्रमिकों ने श्रमिक संघ बनाना शुरू किया, यानी कि जो एजुकेटेड एम्प्लॉय थे उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाना शुरू किया। इसके बारे में भी हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाले टॉपिक पे पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ट्रेड यूनियन समझ में आ जाए। तो श्रमिक संघ बनाना शुरू किया। यद्यपि श्रमिक संघ और नियोजक के बीच टकराव होना स्वाभाविक था, परिणाम स्वरूप श्रमिकों के हितों का संरक्षण और अधिकारों की गारंटी दी गई। इसीलिए बाद में श्रम और पूंजी को समान महत्व दिया गया। आज विश्व एक ग्लोबल विलेज की तरह हो चुका है, इसलिए श्रमिकों को अब एक निश्चित दायरे में हम सीमित ना पाकर विश्व स्तर पर देख रहे हैं। आवागमन के साधनों की प्रचुरता और सूचना प्रौद्योगिकी इसमें बड़ी ही प्रभावी भूमिका निभा रही है। अंतर्राज्यीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का अधिकाधिक
इमिग्रेशन और माइग्रेशन व्यापक स्तर पर हो रहा है। अब यह भूमंडलीकरण के क्षेत्र का भी विषय बन चुका है। तो भारत ने भी कल्याणकारी राज्य होने का उदाहरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रस्तुत किया। भारत का संविधान श्रम और श्रमिकों के हितों का व्यापक संरक्षक बनकर उभरा है तथा सामाजिक सुरक्षा की स्वीकृति भी देता है। ये हम बात कर रहे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें डीपीएसपी की अवधारणा को बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए थे। अब हम बात करते हैं भारत में श्रम विधानों का इतिहास। भारत में ब्रिटिश काल औपनिवेशिक काल था। ब्रिटिश लोगों ने हमेशा अपने हितों का संरक्षण किया। इन्हीं हितों के संरक्षण में श्रम कानूनों का भी प्रयोग किया गया। 1919 के पहले भारत में संवैधानिक क्रियाकलाप रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियमों, भारत सरकार अधिनियम 1858 तथा अन्य के द्वारा होता था। इस समय तक श्रमिक विधियों का इन मूल विधियों में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे पहले लेबर लॉ को लेकर नीति बनाई गई और केंद्र सरकार को श्रम पर पूर्णतः विधायन बनाने का काम दिया गया। मतलब कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 पहला ऐसा अधिनियम है जिसमें लेबर से रिलेटेड लॉ बनाने की बात कही गई थी। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। वहीं पर प्रांतीय सरकारों को केवल आरक्षित विषयों यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो श्रम से संबंधित थे उन्हीं पर विधान बनाने की अनुमति दी गई। श्रम संबंधित विधान को लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ और विकास हुआ। अब श्रम विधान को 3 श्रेणियों में रखा गया है। वो 3 श्रेणियां क्या है? संघीय सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची, जिसे हम कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये आपने उसमें पढ़ा है पॉलिटी में कि किस सूची के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है। श्रम विधि के विकास में निम्न कमीशनों और कमेटियों का भी योगदान रहा। पहली कमेटी थी रॉयल कमीशन आयोग श्रम कमेटी 1929, दूसरी थी लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी 1944, तीसरी थी बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर इंक्वायरी कमेटी 1937, बिहार लेबर इंक्वायरी कमेटी 1938, अदाकार कमेटी 1943 और भोरे कमेटी ये कमेटियां थी जिन्होंने अपना योगदान दिया था लेबर लॉ को बनाने में। लेबर कॉन्फ्रेंसेस 1943 की अनुशंसा के आधार पर 1944 में लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी की नियुक्ति हुई। इस समिति का प्रभाव इस प्रकार हुआ कि वर्तमान विधायनों में संशोधन हुआ तथा साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद बनाए गए कानूनों में इसकी अनुशंसा को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में श्रम प्रावधानों से स्पष्ट पता चलता है कि इस कॉन्फ्रेंस का किस हद तक प्रभाव पड़ा है, जिसका हम देख रहे हैं यार डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट के रूप में इंडिया उभर के सामने आया है। तो ये इसी की उपलब्धि है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद श्रम कानूनों का विकास। तो मुख्य रूप से अतीत से सीखे गए तमाम नए अनुभवों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरकर आए नए नए विचारों ने भारत के स्वतंत्रता के बाद बनाए जा रहे श्रम कानूनों पर पड़ा। इसका अध्ययन हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। ये है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को माध्यम माना गया, जिसमें लेबर लॉ को बांटा जाता है इस तरह से। इसमें भारतीय संविधान आ गया, वर्तमान और अतीत के कमीशनों और कमेटियों की अनुशंसाएं ली गई, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य उत्पन्न नए विचार तथा संगठन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक चार्ट है। संविधान की उद्देशिका है इस बात की स्पष्ट करती है कि हमारा राज्य कल्याणकारी और समाजवादी है। इसमें सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय दिलाने के आदर्श तथा प्रावधान अंतर्निहित हैं। इन्हीं बातों के आधार पर श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के 2 प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। पहला है संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, दूसरा है सांविधिक विधियों के द्वारा, जिसे हम स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपबंध की। तो भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है। अभी हमने बात करी थी डीपीएसपी, जो कि वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को लेकर आया था। तो इसमें अनुच्छेद 38 जो राज्य को लोक कल्याणकारी
इसमें अनुच्छेद 38 जो राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करती है। अनुच्छेद 39 राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम सामूहिक हित में आवंटन हो। तीसरा है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। चौथा है कि सभी महिला पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, सभी महिलाओं को। पांचवा है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की कुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। छठा है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा आर्थिक और नैतिक परित्याग से रक्षा की जा सके। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। तो अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि के बारे में उपबंधित करता है। इसके अंतर्गत राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो सहकारी क्या होता है? सहकारी में ये होता है कि लोग इसमें क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी सैलरी होती है उसमें से कुछ बचत करते हैं और उस बचत को जो है एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में उस पैसे को वो दे देते हैं। जब वो पैसा इस लायक हो जाता है कि अब बैंक से लोन लिया जा सके तो सहकारी संघ जो है वो जाकर ग्रामीणों के लिए लोन लेता है ताकि वो अपना उद्योग लगा सके। तो ये होता है सहकारी का मतलब, सहकारी संघ का मतलब। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 का। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना संबंधित है। इसके अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। और अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी की, जिसमें अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 बात करता है मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम को ये प्रतिषेधित करता है, मतलब कि इसको रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये हमारा कहता है संविधान, ये नियम बनाता है हमारा संविधान। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो व्यवहारिक स्तर पर जब हम देखते हैं तो आप कई कारखानों में जाइए, वहाँ पर आपको बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे जिनकी उम्र होती है पढ़ाई करने की, लेकिन वो उस पढ़ाई की उम्र में वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 24 का वायलेशन हो जाता है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोग देखते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एनालिसिस पे नहीं जाना है, तो हम केवल फैक्ट पे ध्यान देंगे। तो ये था हमारा आज का लेबर लॉ के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेबर लॉ के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने वो डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, लेबर लॉ में, वो है कारखाना अधिनियम 1948, यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कारखाना अधिनियम 1948 में क्या प्रावधान किए गए थे, क्या परिवर्तन किया गया था, कारखाना संशोधन अधिनियम 1954 में क्या हुआ था, और इसमें इस परिभाषाएं पढ़ेंगे कि एडल्ट किसे कहते हैं, एडोलेसेंट किसे कहते हैं, कैलेंडर ईयर क्या होता है, चाइल्ड किसे कहते हैं, माइनर पर्सन क्या होता है, डे क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे निरीक्षक के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लेबर को देने वाली फैसिलिटी के बारे में, जिसमें आता है हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, वीकली आवर्स,
और डेली आवर्स और इंटरवल फॉर रेस्ट। और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्प्रेड ओवर यानी समय विस्तार के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनाल्टीज के बारे में, और फिर स्पेशल प्रोविजंस एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, जिसमें हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होगा कल। अभी तो आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया है। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें और उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।